हेलो डियर, तो आप लोग कैसे हैं? मेरे उम्मीद से आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जो भी विद्यार्थी बिहार पॉलिटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग अगर कर लेते तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि किस पैटर्न से आप लोग को किस किस यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पैटर्न से आप लोग का एग्जाम होता है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा। आप लोग को इस चैनल पे आप लोग को जितना भी प्रीवियस है, ठीक है, आप लोग को जब से न्यू सिलेबस आया है मतलब 2 ईयर्स से, तो आप लोग का 2 ईयर्स का इस चैनल पे आप लोग का प्रीवियस ईयर सभी सब्जेक्ट का मिलने वाला है, सभी ब्रांच का और सभी सेमेस्टर का मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आप लोग को इस चैनल पर काफ़ी ही बेनिफिट होने वाला है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम आप लोग के बीच लेके आए हैं जो कि बिहार पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का क्या है, अप्लाइड फिजिक्स 1। ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स 1 आप लोग को यहाँ पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सेमेस्टर 1 एंड 2 लिखा क्यों रहता है? तो देखिए, सेमेस्टर 1 में जो भी विद्यार्थी लोग ग्रुप ए, ठीक है, ग्रुप ए के होते हैं। ग्रुप ए मतलब कौन कौन से होते हैं इसमें? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर साइंस, ये सब होते हैं। ठीक है, और ये सेमेस्टर जैसे ही सेकंड में आता है तो सेकंड में क्या हो जाता है? ग्रुप बी वालों के लिए। ठीक है, ग्रुप बी वाले में कौन कौन सा आ जाते हैं? तो सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और कौन कौन आ जाते हैं? और इसमें टेक्सटाइल, प्रिंटिंग, ये सब आ जाते हैं ग्रुप में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे सेमेस्टर सेकंड वाले जो भी ग्रुप बी वाले स्टूडेंट हैं उन लोग के लिए क्वेश्चन होने वाला, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। आप लोग का ये पिछले बार जो भी विद्यार्थी एग्जाम दिए हैं उन्हीं का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसका हम आज आप लोग को एनालिसिस कराते हैं, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, किस टाइप का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आता है, वो भी हम करवाने वाले हैं। तो ये फिजिक्स 1 का है, अप्लाइड फिजिक्स 1 का। तो चलिए, आप लोग को पता होगा फुल मार्क्स 70 मार्क्स का आप लोग को एग्जाम होता है और पासिंग मार्क्स 28 होता है। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग उतना जानते ही होंगे। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से ही आप लोग को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू? इसमें से किसका मान सबसे न्यूनतम होता है? बताइए, सबसे छोटा मान इसमें से किसका होता है? तो आप लोग बता दें कि 1 फर्मी। 1 फर्मी इक्वल टू कितना होता है? बताइए, 1 फर्मी इक्वल टू कितना होता है? तो 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। और इसी प्रकार 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना होता है? तो 10⁻³ मीटर होता है। इसी प्रकार 1 एंगस्ट्रॉन, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा? 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। और नेक्स्ट क्या है? 1 माइक्रो, ठीक है, माइक्रो बराबर क्या हो जाता है? तो 10⁻6 मीटर होता है। तो इसमें से क्या पूछा? स्मॉलेस्ट वॉल्यूम। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें से? तो देखिए 10⁻15 मीटर, ठीक है, ये क्या है? ये सभी से स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्मी। ठीक है, इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन है? तो फर्मी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज। बताइए, ऊष्मा चालकता गुणांक का बीमीय सूत्र क्या होता है? बताइए, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज। तो इसका क्या हो जाएगा? तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का क्या होता है ऐसा यूनिट? तो वाट पर मीटर केल्विन। ठीक है, वाट पर मीटर केल्विन ही होता है। तो वाट का क्या होता है डायमेंशन? तो m1l² T-3 होता है। और देखिए मीटर को हम लोग किस में चेंज करते हैं? तो लेंथ में मेजर करते हैं और केल्विन को केल्विन ही। तो आप लोग इसको जैसे ही ऊपर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे m1l, देखिए पहले से 2 है और एक ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? L1 हो जाएगा। और T क्या हो जाएगा? T-3 रह जाएगा। K ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -K1। तो ये ऑप्शन आप लोग को देख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ml T-3 K-1। तो ये क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर टू बी मैक्सिमम द एंगल बिटवीन देन मस्ट बी। बताइए, 2 सदिशों का परिणामी कब महत्तम हो जाएगा? उसके बीच का कोण कितना होगा? तो उसका परिणामी बल होगा जो सबसे अधिक होगा। कितना होगा? तो आप लोग को एक फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, एफ आर इक्वल टू क्या होता है? रिजल्टेंट निकालते हैं हम लोग क्या? F1 का स्क्वायर प्लस F2 के स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 cos थीटा। ठीक है, यही होता है। तो आप लोग यहाँ पे कौन सा, ठीक है, कितना एंगल होगा? तो इसका जो सदिशों का जो परिणाम होगा और रिजल्टेंट होगा वो मैक्सिमम होगा। तो कितना होगा? अगर थीटा का मान यहाँ पे, थीटा का मान अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम होगा। देखिए थीटा का मान 0 रखेंगे तो cos थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो ये देखिए मैक्सिमम हो जाएगा, इसका वैल्यू पुट कीजिएगा तो मैक्सिमम आएगा। अगर यहाँ पे हम लोग 90 रखेंगे तो क्या ये 0 टर्म हो जाएगा? तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। तो ये देखिए ये मैक्सिमम नहीं आ पाएगा। तो इसलिए cos 0 का वैल्यू जब होगा तो थीटा 0 होगा तो वहाँ पे cos का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसलिए कब इसका
महत्तम बनेगा तो 0 डिग्री पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, टू वेक्टर, एक वेक्टर ए एंड वेक्टर वी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। बताइए जब दो को परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर होगा तो इसमें से कौन सा टर्म जो सही हो जाएगा। बताइए वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, या वेक्टर ए प्रोडक्ट वेक्टर बी इक्वल टू 0, या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0, या वेक्टर ए प्रोडक्ट वेक्टर बी इक्वल टू 1। बताइए इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो अगर दो को जब यहाँ पे देखिए आप लोग ये टर्म को जरूर समझिएगा, दो वेक्टर जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है, परपेंडिकुलर जब होगा तो वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोडक्ट जो होता है ए वेक्टर ए का प्रोडक्ट और वेक्टर बी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। आप लोग याद रखिएगा जब परपेंडिकुलर होगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कार मूविंग एन ए हॉरिजेंटल रोड मे बी थ्रोन आउट ऑफ द रोड इज टेकिंग ए टर्न। बताइए जब कार जो मूव करता है एक हॉरिजेंटल रोड पे वो टर्न लेता है तो वो किस ओर टर्न होता है, वो किसकी वजह से। बताइए क्षैतिज सड़क पर जब कार मुड़ेगा तो सड़क से किस ओर जाता है, बताइए। तो सड़क से बाहर जाता है वो किसके कारण जाता है। ऑप्शन में बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, या ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, या ड्यू टू द रोलिंग फ्रिक्शन बिटवीन द टाइप ऑफ एंड द लोड के कारण, या नन ऑफ दिस के कारण। बताइए किसके कारण। तो जब क्षैतिज सड़क पर जब चलते हुए कार मुड़ने के क्रम में सड़क से बाहर जा सकती है वो किसके कारण जा सकती है डियर, तो हो जाती है अभिकेंद्र बल के कमी के कारण, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल्स मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स F इक्वल टू के एक्स दिया हुआ है फ्रॉम x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 दिया गया वैल्यू x1, द वर्क डन इन द प्रोसेस इज। इसका वर्क डन पूछा है, ठीक है। तो वर्क डन पूछा है तो हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 दिया गया, x का वैल्यू x1 दिया गया, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे तो x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू यहाँ पे क्या x1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग f का वैल्यू आप लोग को दिया गया कितना kx, ठीक है। तो 0 लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट कितना x1 और f का वैल्यू कितना है kx इंटू डी एक्स, ठीक है, kx इंटू डी एक्स। तो आप लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप लोग का इंटीग्रेशन जो आएगा 1/2 kx स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोनों लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है, x1। तो यहाँ पे देखिए 1/2 हो जाएगा, k कांस्टेंट बाहर, x का वैल्यू हम लोग इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या बचेगा हम लोग को 1/2 kx1 का स्क्वायर, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1/2 kx1 के स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड। बताइए अस्थिर घर्षण का महत्तम मान क्या कहलाता है। बताइए अस्थिर घर्षण जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा इसका महत्तम वैल्यू क्या कहलाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन या रोलिंग फ्रिक्शन या नॉर्मल रिएक्शन या नन ऑफ दिस, क्या कहलाता डियर। तो क्या कहलाएगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल कट हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आप लोग को कुछ क्वेश्चन इसी से देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप लोग अगर 5 ईयर का प्रीवियस ईयर भी आप लोग अच्छे तरह से कर लेते हैं तो आप लोग को समझिए कि आप लोग का 70% आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन इज। बताइए मास एनर्जी के बीच क्या संबंध है। बताइए मास और एनर्जी के बीच क्या संबंध होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे E इक्वल टू क्या होता है, MC स्क्वायर होता है, ठीक है, E इक्वल टू MC स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, E इक्वल टू MC स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय 20% इट्स काइनेटिक इंक्रीज बाय। अगर हम लोग कोई बॉडी को मोमेंटम को हम लोग 20% इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज होगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज होगा, तो वहाँ 44%, ठीक है, 44% वहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपन। बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, जड़त्व आघूर्ण किस पे डिपेंड होता है, मास ऑफ द बॉडी पे या शेप ऑफ द बॉडी पे या एक्सिस ऑफ रोटेशन पे या ऑल ऑफ द एबव पे। बताइए जड़त्व आघूर्ण किस पे डिपेंड करता है, तो किस पे डिपेंड करता है डियर, तो ऑल ऑफ द एबव, मतलब मास ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड करता है, शेप ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं।
द मटेरियल विच ब्रेक्स एज सोन एज स्ट्रेस इज इंक्रीज बिहाइंड इलास्टिक लिमिट आर कॉल्ड। बताइए वह पदार्थ जो प्रत्यास्थ सीमा मतलब इलास्टिक लिमिट के बाद वो प्रतिबल बढ़ाने पर वो टूट जाता है, ठीक है, वो टूट जाता है। मतलब कि वह पदार्थ जो हम लोग इलास्टिक लिमिट को अगर हम लोग इलास्टिक लिमिट के बाद जब हम लोग उस पर स्ट्रेस लगाते हैं तो वह क्या होता है, वो टूट जाता है। तो वह क्या कहलाता है, वो ब्रिटल कहलाएगा या डक्टाइल कहलाएगा या मेलेबल कहलाएगा या इलास्टिक कहलाएगा। बताइए। तो इलास्टिक यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। इलास्टिक क्या कहलाता है, जब हम लोग कोई भी जैसे एग्जांपल में लीजिए रबड़, हम लोग जैसे भी कोई वस्तु को खींचेंगे तो वो फिर रिगेन और ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा, तो क्या कहलाता है, वो इलास्टिक कहलाता है। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 11 का। तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटल। ठीक है, ब्रिटल हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू। बताइए नॉर्मल और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, तो किसके इक्वल होता है डियर, तो 1.015 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1.015 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है नॉर्मल और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू कैपिलरी ट्यूब ऑफ डिफरेंट डायमीटर और डिपेड वर्टिकली द राइज ऑफ लिक्विड इज। बताइए जब दो भिन्न व्यास के केस नली जो ऊर्ध्वाधर डुबाई जाती है तो द्रव का चढ़ाव वहां पे क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सेम इन बोथ द ट्यूब, दोनों ट्यूब में सेम होगा, या मोर देन इन ट्यूब ऑफ लार्जर डायमीटर में ज्यादा होगा, या लेस द ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर, या लेस होगा स्मॉलर ट्यूब में, या मोर इन द ट्यूब इन स्मॉलर डायमीटर, या जो ज्यादा होगा स्मॉलर डायमीटर वाला में, क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोर इन द ट्यूब ऑफ द स्मॉलर डायमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज कंसिस्टेंस ऑफ। बताइए जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है वो किस पे डिपेंड होता है, किस पे वो रहता है, बताइए प्रतिपादित, वो किस पे रहता है डियर। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पे प्रतिपादित होता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, या मास पे, या दोनों पे, या नन ऑफ दिस पे। बताइए तो किस पे रहता है प्रतिपादित कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो रहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट विच द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ ए लिक्विड इज कन्वर्टेड इन टर्बुलेंट फ्लो इज कॉल्ड। बताइए द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एट विच द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ ए लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू टर्बुलेंट फ्लो इज कॉल्ड। वेग का वह विशेष मान जिस पर धारावाहिक प्रवाह विक्षोभ प्रवाह में बदल जाता है वो क्या कहलाता है, वो टर्मिनल वेलोसिटी कहलाता है, या क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाता है, ये एस्केप वेलोसिटी कहलाता है, या नन ऑफ दिस कहलाता है, वो क्या कहलाता है, तो कहलाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम दे हैव टू द सेम। बताइए कोई दो बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या सेम होना चाहिए, उसका टेम्परेचर सेम होना चाहिए, या अमाउंट ऑफ हीट होना चाहिए, या स्पेसिफिक हीट होना चाहिए, थर्मल कैपेसिटीज होना चाहिए। बताइए दो बॉडी को जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो उसका क्या सेम होना चाहिए, तो क्या वहाँ पे सेम होना चाहिए डियर, तो थर्मल सॉरी डियर टेम्परेचर, वहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम होने के लिए टेम्परेचर को दोनों बॉडी को टेम्परेचर को सेम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्टिंग 100 डिग्री फॉरेनहाइट इनटू सेंटीग्रेड स्केल विच इज करेक्ट। बताइए इतना इजी क्वेश्चन बताइए आप लोग, अगर 100 डिग्री फॉरेनहाइट है उसको हम लोग सेंटीग्रेड स्केल में चेंज करेंगे तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा बताइए, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए आप लोग इससे डायरेक्टली आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सी इक्वल टू क्या F/9 और यहाँ इंटू F-32। ठीक है, तो आप लोग फॉरेनहाइट में जो भी आप लोग वैल्यू दिया गया आप लोग यहाँ से निकालते हैं F5/9 इंटू F कितना है, तो 100 - 32 कीजिएगा तो आप लोग आ जाएगा 68 आ जाएगा। आप लोग उसको जैसे ही कैलकुलेशन कीजिएगा तो आप लोग का जो आंसर आएगा 37.777। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए थर्मोकपल इज बेस्ट अपन। ठीक है, थर्मोकपल मतलब क्या होता है, ताप वैद्युत युग्म। एक ताप वैद्युत युग्म वो किस पे बेस्ड होता है बताइए, पेल्टर इफेक्ट पे, या सीबैक इफेक्ट पे, या थॉमसन इफेक्ट पे, या नन ऑफ दिस पे, वो किस पे बेस्ड होता है, ताप वैद्युत युग्म किस पे डिपेंड होता है, वो
किस पे बेस्ड होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होता है सी बैक इफेक्ट पे, ठीक है, सी बैक इफेक्ट पे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, When water is heated from 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बताइए। अगर कोई हम लोग वाटर को हीट करते हैं 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक, तो वहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो आप लोग को पता होगा जब 0 से हम लोग 4 डिग्री तक, ठीक है, 0 से जब हम लोग 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग गर्म करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, वो इंक्रीज करेगा, उसका वॉल्यूम क्या करेगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। सर उसका वैल्यूम क्या करेगा, पहले 0 से 4 करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा डी, ठीक है, डिक्रीज कर जाएगा। और जैसे हम लोग 4 डिग्री से 100 डिग्री तक करेंगे तो क्या करेगा, वो इंक्रीज कर जाएगा उसका वॉल्यूम, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, अगर 0 से 4 डिग्री तक अगर आप लोग पूछा कि अगर हम लोग वाटर को हीट करते हैं 0 से 4 डिग्री तक तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो उसका वॉल्यूम क्या करेगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग 4 डिग्री से ऊपर करेंगे तो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है रिमेन कॉन्स्टेंट होगा, या डिक्रीज होगा, या फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, या फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो करेगा क्या, डिक्रीज करेगा, देन फिर इंक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट फॉर द हीट रेडिएशन। बताइए हीट रेडिएशन का जो इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट, जो गलत कथन कौन सा है, बताइए इसमें से गलत कथन कौन सा है डियर। तो आप लोग को हिंदी में दिया गया, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बताइए इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है, तो ऑप्शन ए में दिया गया इट कैन पास थ्रो वैक्यूम, या इट ट्रेवल विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट, या इट हिट्स द मीडियम थ्रो विच दे पासेस, या एल स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन जो स्टेटमेंट है जो फॉल्स है, जो ऊर्जा विकिरण का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो द इट हिट्स मीडियम थ्रो विच दे पास, ठीक है, इसको पास करने के लिए क्या होता है, मीडियम की आवश्यकता होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिस माध्यम से गुजरती है उसमें क्या करती है, गर्म करती है, यह ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को देखिए 20 MCQ क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो आप लोग को करवा चुके हैं, ठीक है। आप लोग को एक ईयर का क्वेश्चन और आप लोग को इसी सब्जेक्ट का कराया जाएगा, तो आप लोग इस चैनल में बने रहिएगा। तो चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो आप लोग का 20 मार्क्स का था, ठीक है। आप लोग का जिसमें से 5 क्वेश्चन को आप लोग को हल करना होता है और 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। आप लोग को सभी का और में क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग को मतलब डबल क्वेश्चन मिलता है, आप लोग को हाफ सॉल्व करना होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को इसी प्रकार आप लोग का 4 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, राइट द एडवांटेज एंड ऐसा यूनिट, ठीक है। आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा खुद से लिखने का, आप लोग तभी आप लोग अच्छा मार्क्स लाइएगा सेमेस्टर एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए आप लोग सभी का और में दिया रहता है, तो अगर आप लोग ये सभी क्वेश्चन को पाना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोग को वहीं पे सभी क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक नज़र इस सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, आप लोग यहाँ पे आप लोग एक नज़र आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर क्वेश्चन को पाना चाहते हो तो आप लोग को टेलीग्राम में वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग को यही सब क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, आप लोग का कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता, आप लोग बस सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, आप लोग को सिलेबस से ही सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार फिर आप लोग को देखिएगा तो आप लोग का 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसी प्रकार का आप लोग का पूछा जाता है, जो कि 5 क्वेश्चन का आप लोग को 6 मार्क्स में जवाब देना होता है, ये 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें भी आप लोग का और का ऑप्शन दिया जाता है, तो आप लोग और अगर नहीं बनता तो और वाला भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग के पास बहुत ही ऑप्शन रहता है, आप लोग अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो देख लिए आप लोग इस सभी क्वेश्चन को, तो आप लोग इस क्वेश्चन को पाना चाहते हो तो टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, आप लोग वहीं मिल जाएगा डी, ठीक है। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आप लोग को सभी सब्जेक्ट का इस चैनल पर मिलने वाला और सभी ब्रांच और सभी सेमेस्टर का, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।